सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर वाला चैप्टर, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्या है ड्यूअल नेचर? ड्यूअल नेचर क्या होता है? मतलब ड्यूअल नेचर क्या है? ड्यूअल नेचर मतलब दोनों बिहेवियर शो करना। ये कह रहा है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगी, और तो और वो वेव नेचर को भी शो करेगी। ठीक है, अब उसने कैसे ट्रीट किया लाइट को? एक फोटोन की तरह से। फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी है, या फिर हम उनको बोल सकते हैं क्वांटा है। ठीक है, अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं हमारी फोटोन्स की। बेसिक प्रॉपर्टी आती है हमारी फोटोन की। सबसे पहले क्या कहा मैंने? रेस्ट मास है जो फोटोन का, जो रेस्ट मास है फोटोन का, वो होता है ज़ीरो। बट अगर मैं कहूँ कि अगर वो मोशन में है तो उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन की। सबको ये फॉर्मूला तो आता ही है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, या E इज इक्वल टू एच म्यू, वेर म्यू इज इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी। मोमेंटम कैसे निकालेंगे? P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा होता है, या P इज इक्वल टू E बाय सी। अब हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन है ये वाली, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, और प्लैंक की इक्वेशन है इज इक्वल टू एच म्यू। अब हम दोनों को इक्विवेलेट करेंगे तो एम सी आ जाएगा बराबर एच बाय लैम्डा के। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। फोटोन को मैंने कैसे ट्रीट किया? एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स की तरह से ट्रीट किया, और वो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा और ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स क्या हैं भाई? अलग अलग एमिशंस के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट दी गई हैं। सबसे पहला एमिशन जो बोल रखा है वो है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक मतलब नाम से ही देखो, थर्मियोनिक मतलब थर्मल एनर्जी से कुछ ना कुछ वो रिलेट होगा। अगला है फील्ड। फील्ड मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से। सेकेंडरी, सेकेंडरी में मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ही यूज किया गया है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो हम मेन बात करने वाले हैं वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या बोला मैंने? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक में क्या बताया? व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स अ मेटल प्लेट, इलेक्ट्रॉन आर रिफ्लेक्टेड। सही बात है, इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होंगे। अब जो थर्मियोन्स है ना, थर्मियोन्स को क्या कहते हैं? मतलब क्वेश्चन है ये, CBSE AIPMT 1988 का। थर्मियोन्स है वो क्या है? एक टाइप के वो इलेक्ट्रॉन ही है, वही तो इजेक्ट करके निकालेंगे उसको। ठीक है, अब है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? एक मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। इट्स द मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है मेटल पे और उसके नेचर पे। ठीक है, अब मैं कहूँ कि क्या हम वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी? मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर टू रिजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन की भी सेम डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये भी वही है, क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसकी ये देखो आप क्या है? E इज इक्वल टू एच म्यू नोट। अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। समझ में आया? बट अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कंसेप्ट उल्टा हो जाता है, ध्यान रखो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? एक मिनिमम टाइप की वेवलेंथ टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन।
अब इसमें ये नहीं है कि अगर मेरी थ्रेशोल्ड से बड़ी हुई तभी मेरा एमिशन होगा, ये बात बिल्कुल उल्टी है। क्यों उल्टी है? क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। फ्रीक्वेंसी हमें थ्रेशोल्ड से ज़्यादा चाहिए तो हमारा एमिशन होगा, बट वो वेवलेंथ की तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब मेरी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी तो एमिशन नहीं होगा। वही अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी में ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? अरे समझ में आया कुछ? ठीक है। तो इससे हम क्या बात कर सकते हैं कि अगर हमारी जो हमारा ना एमिशन कब कब नहीं होगा, या तो वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो, या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो, या फिर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, तब हमारा एमिशन नहीं होगा। याद रखो ये बात, याद रखो। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ कंफ्यूज नहीं होना, हमें नॉर्मल पता है इज इक्वल टू एच सी एच म्यू। म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू की, और ई डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। तो अगर मेरी जो मेरी दे रखी है उससे कम है तो मेरा एमिशन हो जाएगा। ठीक है। करने के लिए कैलकुलेशन को अलग अलग हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट क्या है? E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, या एच सी की वैल्यू तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी की सबको पता है 3 इंटू 10⁻8। तो हम इनको आपस में इक्वल करें, मतलब शॉर्टकट्स के लिए हम इनको क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू 10⁻26। ठीक है। यहाँ पे जो हमारी क्या बोला मैंने, जो यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना ये वाला, यहाँ पे जो मेरी क्या आएगी एनर्जी आएगी वो आएगी जूल में, और यहाँ पे वेवलेंथ किस में दे रखी हो? मीटर में दे रखी हो। क्या बोला मैंने? वेवलेंथ किस में दे रखी हो? मीटर में दे रखी हो। ठीक है। बट अगर कुछ ऐसा फंडा आ जाए, अगर एंगस्ट्रोम नैनोमीटर की कुछ वेवलेंथ दे रखी तो कैसे करेंगे? याद रखो, अगर एंगस्ट्रोम दे रखा हो तो E इज इक्वल टू 12400 अपोन में अल्फा एंगस्ट्रोम। अगर वही नैनोमीटर हो तो 1240 नैनोमीटर। ठीक है। यहाँ पे जो हमारी एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है। सबको पता होगा 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻�9 मीटर के बराबर होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। सबको पता है ये बात। ठीक है। अब मैंने क्या कहा? इंटेंसिटी के बारे में हम बात करते हैं। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन अपोन में पर सेकेंड। कितने फोटोन हुए इजेक्ट अपोन में पर सेकेंड। ठीक है। आई इज इक्वल टू ई बाई 8 लिख सकते हैं, या पार अपोन में एरिया। अब बात आती है हमारे मेन एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेन एक्सपेरिमेंट क्या है? हेल्वोक एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। आप नोट्स की तरफ देखो, लिखना नहीं है, मेरी बात सुनो कान खोल के आराम से, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। मैंने क्या बोला? मैंने ना एक चैम्बर लिया, ठीक है, और यहाँ से मेरी लाइट स्ट्राइक हुई। सपोज करो कि ये कोई सन है, सन से वो मेरी लाइट इजेक्ट हुई। अब लाइट है वो इस प्लेट पे आएगी, ये क्या है? कैथोड। कैथोड है ये। अब कैथोड इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, ये क्या है? एनोड है। और ये क्या है? इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। देखो मैं बात छोटा करके बताती हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं कैथोड से एनोड, इधर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। करंट क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन, तो करंट हो जाएगा इधर, एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड। ठीक है। जो ये है हमारी ये वाली प्लेट, इसको क्या बोलते हैं हम? एमीटर प्लेट। क्या करा? इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए? एमिट हुए। और दूसरी प्लेट है ये वाली प्लेट, इसको क्या बोला मैंने? कलेक्टर प्लेट, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने वी पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, या फिर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कलेक्टर प्लेट बोल सकते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है।
अब मैं क्या देख रही हूँ कि जो हमारा इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी करंट के। क्यों क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स के या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट हुए उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा, तो इसकी वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, याद रखना ये तभी वैलिड होगा जब हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जो मेरा सेकंड ग्राफ है, सेकंड ग्राफ में क्या बोल रखा है कि सपोज करो कि मेरा ये सैचुरेशन करंट मैंने बढ़ाया एक तरह से, पोटेंशियल ये क्या मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया ये हमारा, ये बढ़ रहा है और एक जगह पे आके ये क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। सैचुरेट मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे आ ही गए, तो ये होता है सैचुरेशन। ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में होता है, क्योंकि इसके देखो आप एक्सिस भी तो नेगेटिव में ही है ना। ठीक है, इससे हमारी टर्म जनरेट होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? एक मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ कलेक्टर वोल्टेज सो दैट फोटो करंट स्टॉप्स और इट बिकम्स जीरो। ये तो पता चल गया कि नेगेटिव में होगा। ठीक है, क्या है मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए कलेक्टर वोल्टेज की, जहाँ पे जो हमारा फोटो करंट है वो क्या हो जाए, रुक जाए या फिर जीरो हो जाए। इसको हम कट ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट रीच द, यहाँ तक कि जिसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है ना वो भी इलेक्ट्रॉन रीच नहीं को। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है क्यू, एनर्जी बराबर होता है ई वी नोट के। अब हम अलग अलग वेरिएशन देखते हैं ग्राफ की इंटेंसिटी के साथ। क्या बता रखा है कि यहाँ पे ना ये तो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, जो सबसे ऊपर वाला होगा ना तो उसकी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी I3 बराबर ज़्यादा I2 से, और वो है I1 से। अब ये वाला ग्राफ है ग्राफ विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के क्या बोला मैंने, सैचुरेशन करंट है ना इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी की, याद रखना। इज इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट, गलत लिख रखा है यहाँ पे। सैचुरेशन करंट डिपेंड होता है इंटेंसिटी पे, और काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी की। ठीक है, देखो पोटेंशियल इन कांस्टेंट होता है, इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट का पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है करंट और बताओ इंटेंसिटी के, वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब आती है हमारे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या दी कि देखो आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस हम एक बार चेक करते हैं कहाँ है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इतना हमने कर लिया अच्छे तरीके से। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है, यही कहती है कि हमें एनर्जी चाहिए होगी जब ये इलेक्ट्रॉन इसको स्ट्राइक करेगा, किसको, ये इलेक्ट्रॉन इधर स्ट्राइक करेगा मैटर प्लेट पे, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी उसकी एमिट होगी। एनर्जी बराबर होती है वर्क फंक्शन की और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे नॉर्मल एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसका जो स्लोप है वो क्या देगा, h/e, और इंटरसेप्ट क्या देगा हमारा, वर्क फंक्शन की वैल्यू देगा। याद रखना कि जो फोटो इलेक्ट्रिक है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि कोई टाइम लैग हो, बिल्कुल भी टाइम लैग नहीं है। इट इज़ 1-on-1 कोलिजन की, अगर एक फोटोन मतलब 1-on-1 एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, ऐसा नहीं है कि सारे निकाल पाएंगे। और यहाँ पे टोटल एनर्जी होती है, टोटल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। नंबर ऑफ फोटोन में नॉट भी कंजर्व, फोटोन का जरूरी नहीं है कि वो कंजर्व हो भी या ना भी हो। अब देखो इसमें क्या पूछ रखा है, वर्क फंक्शन तो h/v0 आ जाएगा, बट अगर काइनेटिक एनर्जी पूछ रखे तो वो h/v माइनस h/v0 आ जाएगी, याद रखना आप। ठीक है, क्या है, एज अ कर वर्क फंक्शन इंक्रीज बाय इट रिक्वायर अ ग्रेटर एनर्जी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। सही बात है, जितना वर्क फंक्शन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें। अ प्लॉट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट मैटर्स ग्रेटर स्लोप विद ग्रेटर वर्क फंक्शन। ये बात बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि जो हमारा वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट, वो तो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब है हमारा इसके बाद ये वाला पार्ट, इसमें क्या है, ये हो गया।
ठीक है। अब है ना, अलग अलग इंटेंसिटी अलग अलग सोर्सेज कैसे निकलेगी। पॉइंट सोर्स से ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के, और लाइन सोर्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिर्फ 1/r के। ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ फोटोन पूछे ना तो n इज इक्वल टू पी लैम्डा बाई एच सी, एन बाई टी इज इक्वल टू पी लैम्डा बाई एच सी। और इसकी n बाई टी की वैल्यू याद रखो, नंबर ऑफ फोटोन्स की 5 इंटू 10⁻24 पी लैम्डा, 5 इंटू 10⁻4 ई लैम्डा। ठीक है। अब है रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। एक ट्रांसमिटिव होती है, एब्जॉर्टिविटी होती है, रिफ्लेक्टिविटी होती है। सबका जो सम है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है। अब अगर हम परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें तो वो हो जाएगा, रिफ्लेक्ट मतलब आई गई तो 2 हो गया, तो 2E/c। ऐसे इसका प्रेशर क्या जाएगा 2I/c। बट अगर वो परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव सरफेस है तो उसका सिंपल आ जाएगा I/c। ठीक है। देखो सब में यही है। अब वेव नेचर ऑफ मेटल क्या है, 2πr बराबर होता है n लैम्डा के। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ये याद रखो। यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, या लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, या लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m के। या फिर अगर हम पोटेंशियल की टर्म में लिखे तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m³v। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.2/√v, और अगर प्रोटॉन की बात करें तो 0.2/√v। ठीक है। अब इसके बाद हमारा ना ये आएगा कि उसकी कहाँ कहाँ वो रह गई, गलतियाँ रह गई, उसकी लिमिटेशंस। यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया सारा। ठीक है। रेडिएशन प्रेशर मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, वेव नेचर बता दिया मैंने आपको क्या होता है। अब यहाँ पे ना बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन को 12.2/√v से निकलेंगे और प्रोटॉन को 0.2/√v से निकलेंगे। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी क्या है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। पीछे वाले जो वेव थ्योरी आई थी हमारी, वो किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। एंड इसके बाद हम पूरी मॉडर्न फिजिक्स का जो इसके बाद मैं लेक्चर लेने वाली हूँ वो एटम और न्यूक्लियाई का कंबाइन होगा। एंड उसके बाद एक और लेक्चर आएगा हमारा सेमीकंडक्टर का, लॉजिक गेट्स के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, बहुत अच्छे ट्रिक्स के। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।